मैं एसपी भारद्वाज क्लासेस प्रयागराज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अब आगे हम लोग जो बात करेंगे वो बात किस पर करेंगे, डीआरएस ऑफ ए लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। डीआरएस ऑफ ए लाइन अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे डीआरएस of a line joining 2 points। joining 2 points इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यानी 2 पॉइंट्स को यदि कोई लाइन जोड़ती है तो उस लाइन के डीआरएस क्या होंगे ये हमें लेना है। देखिएगा यहाँ पर एक पॉइंट आपने ले लिया, ये कोई पॉइंट ए ले लिया और दूसरा पॉइंट आपने ले लिया बी, और यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट आपने ले लिए x1 y1 z1 और दूसरा पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट ले लिए आपने x2 y2 और z2, ये कोऑर्डिनेट्स ले लिए x2 y2 z2 कोऑर्डिनेट्स ले लिए। अब यहाँ पर आपको निकालना है कि इसके डीआरएस क्या हो जाएंगे। तो डीआरएस के लिए अब आप जानते हैं कि जो आपके पास या तो ए बी वैक्टर या बी ए वैक्टर, डीआरएस ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू क्या होगा, या तो वेक्टर ए बी होगा या बी ए वैक्टर, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ए बी वैक्टर या बी ए वैक्टर ये लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर ए बी वैक्टर और बी ए वैक्टर, ए बी वैक्टर और बी ए वैक्टर, ये दोनों ही जो वैक्टर हैं ये क्या हैं, इज ए वैक्टर एलोंग, ये वैक्टर है आपके पास वैक्टर एलोंग लाइन ए बी, ए बी लाइन के एलोंग वैक्टर हैं। इसका मतलब जो इस वैक्टर के जो आई जे के कोफिशिएंट होंगे वही इस लाइन के क्या हो जाएंगे, डीआरएस हो जाएंगे। यही आपके क्या हो जाएंगे, डीआरएस हो जाएंगे। तो यहाँ से अब आप लेना चाहें तो ए बी वैक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी वैक्टर की बात करें तो ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पॉइंट ए हो गया। अब ए बी वैक्टर की बात करेंगे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, बी के पोजीशन वेक्टर आपका क्या हो जाएगा, x2i प्लस y2j प्लस z2 के। तो इस तरह से ये हो जाएगा x2i यूनिट वेक्टर प्लस y2j यूनिट वेक्टर प्लस z2k यूनिट वेक्टर माइनस, अब ए का लिखेंगे तो ये हो जाएगा x1i यूनिट वेक्टर माइनस y1j यूनिट वेक्टर माइनस z1k यूनिट वेक्टर। अब इस तरह से और लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा x2 माइनस x1 i यूनिट वेक्टर प्लस y2 माइनस y1 j यूनिट वेक्टर और प्लस z2 माइनस z1 k यूनिट वेक्टर, ये आपका हो जाएगा। अब यही आपका क्या हो जाएगा, डीआरएस ऑफ लाइन हो जाएगा। यदि यहाँ से हम बी ए वैक्टर निकालें तो बी ए वैक्टर की बात करेंगे तो x1 माइनस x2i यूनिट वेक्टर हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा y1 माइनस y2j यूनिट वेक्टर हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा आपका z1 माइनस z2 ये k यूनिट वेक्टर हो जाएगा। इस तरह से आप डीआरएस की बात करेंगे तो डीआरएस ऑफ लाइन ए बी, डीआरएस ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू कौन कौन से हो जाएंगे, एक हो जाएगा आपके पास x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1, या क्या होगा x1 माइनस x2 कॉमा y1 माइनस y2, ये नीचे वाला लिखेंगे कॉमा z1 माइनस z2। इसका मतलब डीआरएस किसी लाइन के 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के डीआरएस क्या होते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो जो वैल्यू निकल के आती है वही क्या होती है, डीआरएस होती है। तो यदि इसे आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं दस द डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन ए लाइन आर डीआरएस ऑफ द लाइन, ये आप आराम से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे यदि हमारे पास 2 लाइन दी गई हैं, दोनों लाइन के बीच एंगल कितना होगा।
दो लाइन दी गई हैं, दो लाइन के बीच एंगल कितना होगा उस पर अब हम लोग बात करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस पर बात करेंगे। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइन के बीच के एंगल की बात करते हैं हम कि दो लाइन के बीच का एंगल क्या होगा, इस पर हम लोग बात करेंगे। चलिए दो लाइन ले लीजिए, कोई सी भी दो लाइन ले लीजिए। एक लाइन आपने ये ले ली, पहली लाइन आपने ये ले ली और दूसरी लाइन आपने ये ले ली, सेकंड लाइन ये ले ली। इसके जो DRS आपने ले लिए, पहली लाइन के यदि आप DRS लिखना चाहें तो आपने लिख दिया A1 B1 और C1, और दूसरी लाइन ये ले ली आपने, इसके चलिए DRS आपने जो लिख दिए, इसके DRS जो आपने लिख दिए ये हमने ले लिया A2 B2 और C2, ये लिख दिए। अब इनके दोनों के बीच हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो एंगल के लिए क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा, एंगल निकालना है, यानी ये एंगल है, ये एंगल हमने थीटा मान लिया, यही फाइंड करना है। तो DRS का मतलब ये वेक्टर हो गया, इसका मतलब यदि वेक्टर लेंगे तो इसे ए वेक्टर करके ले लें तो ये हो जाएगा A1I प्लस B1J प्लस C1K। हमने A1 B1 C1 लिख दिया है, I J K आप लगा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो चलिए इसी तरह से इसको यदि हम लिखना चाहें तो B वेक्टर से डिनोट कर सकते हैं, ये हो जाएगा A2, V2, C2, यानी A2I प्लस B2J प्लस C2K। B वेक्टर का मतलब आपका ये हो गया। अब चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि एंगल इन दोनों के बीच की बात करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा A डॉट B इक्वल टू आपका होता है AB कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से कॉस थीटा की बात करें, यहाँ से कॉस थीटा की बात करें तो ये हो जाएगा A डॉट B और अपॉन हो जाएगा AB, अपॉन हो जाएगा AB। यदि इसे और भी आप अलग करना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं, या डॉट प्रोडक्ट को अलग ब्रेक कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू A डॉट B की बात करेंगे तो ये हो जाएगा A1 A2 और प्लस हो जाएगा B1 B2 और प्लस होगा C1 C2 और अपॉन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट में A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर और प्लस आपने ले लिया C1 स्क्वायर इंटू दूसरा आपका क्या हो जाएगा, ये होगा A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर और प्लस हो गया C2 स्क्वायर। ये हो गया कॉस थीटा की वैल्यू। अब यहीं से और लिखना चाहें तो कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा को A यूनिट वेक्टर डॉट B यूनिट वेक्टर भी लिखा जा सकता है। और यदि लिखना चाहें तो यहाँ से यदि थीटा की बात करें तो थीटा इक्वल टू आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स। थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं कॉस इनवर्स, और कॉस इनवर्स आपका हो जाएगा A यूनिट वेक्टर डॉट हो जाएगा B यूनिट वेक्टर, ये आप लिख सकते हैं। यदि कार्टेशियन फॉर्म में इसमें लिखना चाहें तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू तब ये हो जाएगा कॉस इनवर्स होगा, और कॉस इनवर्स के साथ में अब आपका जो होगा वो आप लिख दीजिएगा, ये है आपके पास A1 A2 प्लस B1 B2 और प्लस C1 C2 अपॉन हो जाएगा अंडर रूट में, अपॉन हो जाएगा अंडर रूट में क्या होगा A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, ये हो गया इंटू दूसरे अंडर रूट में A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर और प्लस C2 स्क्वायर हो गया, ये हो गया। इस तरह से आप ये निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा आपके केसेस कुछ पॉसिबल हो सकते हैं, मान लीजिए थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो सकती है या थीटा की वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 डिग्री हो सकती है, यानी कोलिनियर भी हो सकते हैं। तो अलग अलग केसेस के लिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, अलग अलग वैल्यूज निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं, वो पहले क्या ले रहे हैं, केस फर्स्ट ले लेते हैं, और केस फर्स्ट के बाद तब हम बात करते हैं। तो आइए केस फर्स्ट यहाँ पर ले लेते हैं। केस फर्स्ट में आपका क्या है, यहाँ पर हमने ले लिया केस फर्स्ट की बात यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, केस फर्स्ट। चलिए यहाँ पर हमने ले लिया केस फर्स्ट की बात कर रहे हैं,
केस फर्स्ट में आप क्या लेंगे, केस फर्स्ट में देखिएगा हमने ले ली कि थीटा की वैल्यू आपकी कितनी है, 90 डिग्री है। केस फर्स्ट में हमने ले लिया कि थीटा की वैल्यू है वो आपकी क्या है, 90 डिग्री है। चलिए, तो थीटा की वैल्यू आपने 90 डिग्री ले ली। इफ थीटा इक्वल टू आपका हो गया, ये हो गया 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब सीधा सा हो गया कि जो आपके पास जो वेक्टर है ए और बी दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं, यानी ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू है बी वेक्टर, यानी ए और बी वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। तो इसका मतलब हमारे पास जो दो लाइनें, लाइन फर्स्ट और लाइन सेकंड, दोनों ये कैसी होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। तो ये भी आप लिख दीजिएगा यहाँ पर, दैट इज, यहाँ पर आप लिखेंगे दैट इज, जो लाइन्स हैं हमारे पास, लाइन्स कौन कौन सी है, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड आर परपेंडिकुलर। ये दोनों कैसी होंगी, ये लाइन्स भी आपकी होंगी वो क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। जब हम जानते हैं कि यदि परपेंडिकुलर हैं तो निश्चित रूप से इसमें क्या रिलेशन होगा, ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो इस रिलेशन को भी आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर इफ एंड ओनली इफ, यानी दो लाइन परपेंडिकुलर आपकी तभी होंगी इफ एंड ओनली इफ। कब, जब ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जबकि ये दोनों एक दूसरे के कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। यदि परपेंडिकुलर होंगे तो इसका मतलब ये टू लाइंस परपेंडिकुलर तब होंगी इफ एंड ओनली इफ, जब ए और डॉट बी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ए डॉट बी आपका क्या होगा, 0 होगा। और ए डॉट बी 0 होने का मतलब आपका क्या हो जाएगा, ए डॉट बी यानी टू लाइंस आर परपेंडिकुलर इफ एंड ओनली इफ, ये तब होंगी जब ए आपने क्या लिखा, ए डॉट बी यानी A1 A2 प्लस B1 B2 और प्लस C1 C2 डॉट प्रोडक्ट कर दिया दोनों का, इक्वल टू आपका क्या होगा, 0 होगा। ये कंडीशन हो गई आपकी परपेंडिकुलरिटी की। या दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनके जो DRS का जो मल्टीपल कर दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन को होल्ड करेंगे। चलिए केस सेकंड पर बात करते हैं। यहाँ पर अब हम लोग केस सेकंड में हमारे पास क्या है, केस सेकंड में हम ले रहे हैं कि यदि हमने कहा कि इफ थीटा की वैल्यू हमारे पास 0 डिग्री है, 0 डिग्री है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो ए वेक्टर होगा ये निश्चित रूप से पैरेलल होगा बी वेक्टर के, या दैट इज आप यहाँ कह सकते हैं कि जो ए और बी हैं ये दोनों कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे या कोलिनियर। चलिए नीचे हम लोग लिख लेते हैं, ये ए और बी क्या होंगे आपके पास, कोलिनियर होंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं दैट इज जो लाइन्स हैं हमारे पास, लाइन्स हैं वो कैसी हो जाएंगी, लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी एक दूसरे के पैरेलल होंगी लाइन्स, एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि यदि पैरेलल हैं यानी टू लाइन्स पैरेलल हैं तब क्या होगा, टू लाइन्स, ये हमने यहाँ पर लिया हमारे पास टू लाइन्स कैसी हैं, आर पैरेलल, दो लाइन यदि पैरेलल हैं इफ़ एंड ओनली इफ़ ये तभी पॉसिबल होगा जब ए और बी दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे यानी कोलिनियर होंगे। तब इफ़ एंड ओनली इफ़ आप यहाँ लिखेंगे ए एंड बी आर कोलिनियर, आर क्या होंगे, ये कोलिनियर होंगे, कोलिनियर यानी पैरेलल या लाइक वेक्टर से हमने बताया था ये कोलिनियर होंगे। जब कोलिनियर होते हैं तो ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाएगी, कोलिनियर होंगे तो। चलिए तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं टू लाइन्स आर पैरेलल इफ़ एंड ओनली इफ़, तब इन कोलिनियर में एक रिलेशन और होगा, ए इक्वल टू लैम्डा बी, ये रिलेशन होगा। फिर हम यहाँ पैरेलल की बात करते हैं, टू लाइन्स आर पैरेलल, जब ये निकल के आता है तो इफ़ एंड ओनली इफ़ क्या होगा, ये निकल के आएगा A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। देखिएगा ये रेशियो हैं, ये कैसे होंगे, सभी में सेम होंगे, रेशियो सेम होंगे। इसका मतलब
जो DRS होते हैं वो कैसे होंगे, सेम होंगे, जो भी इनमें कॉमन होगा वो कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू कांस्टेंट बचेगी। तो दो पैरेलल लाइन हैं तो उनके DRS भी कैसे होंगे, सेम होंगे, यानी जो उसमें कॉमन वैल्यू होगी उसे आप निकाल के बाहर कर देंगे, पूरे डिजिट में रखेंगे। लेकिन तो इस तरह से आप लिखना चाहें तो दो लाइन पैरेलल, तो देयर DRS आर, इनको ध्यान दीजिएगा, जो DRS है, DRS को प्रोपोर्शनल नंबर्स भी बोला जाता है, हमको ध्यान नहीं रहा बताने का वहाँ पर शायद। तो DRS, ये ध्यान रखिएगा, DRS और ये जो DRS आपके होते हैं यही आपके क्या बोला जाता है, इनको प्रोपोर्शनल नंबर्स भी बोला जाता है, ये ध्यान रखना है आपको, प्रोपोर्शनल नंबर्स भी इनको बोला जाता है। कभी एग्जाम में पूछ लेगा तो आप आराम से उसे निकाल के आ सकते हैं, प्रोपोर्शनल नंबर्स। तो दो पैरेलल लाइन के DRS और DCS दोनों कैसे होते हैं, सेम होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आइए अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ये एग्जाम्पल है आपका, जो ये TGT 2013 में एग्जाम में पूछा गया है, और ये एग्जाम ये क्या कहा है, द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन जॉइनिंग, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 1 1 -1 एंड 2 3 1 आर, यानी एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट को क्या हो रही है, ज्वाइन कर रही है, दोनों को मिल रही है, दोनों से होकर के जा रही है। कहने का मतलब ये बात कर रहा है कि ये ले लिया और ये ले लिया, ये दो पॉइंट हो गए आपके पास, एक हो गया 1 1 और ये -1 हो गया, और दूसरा है आपके पास 2 3 और ये है 1, इनसे होकर के ये आपका क्या हो रहा है, जा रहा है ये। इन दोनों पॉइंट से होकर के ये जा रहा है, तब आपके क्या होंगे, यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, DCS की बात कर रहे हैं। इसके सॉल्यूशन पर जब आप बात करेंगे तो सॉल्यूशन में आपका क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि दो पॉइंट्स जो ये कर रहा है तो इनका जो डिफरेंस होता है वो DRS होता है, तो DRS निकाल लीजिए। यहाँ से देखिएगा 2 में से आपका 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 2 - 1 2 - 1 ये DRS हैं आपके, DRS = 2 - 1, और उधर से आपका हो जाएगा 3 - 1 और 1 - -1 ये होगा। अब यहाँ से आपको जो निकालना है वो क्या निकालना है, DCS निकालने हैं, तो DCS निकाल दीजिए। ये कितना हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, 1 अपॉन कितना हो जाएगा, अंडर रूट में आपका हो जाएगा, यहाँ से होगा 1 और प्लस यहाँ से हो जाएगा 4 और प्लस यहाँ से भी क्या होगा, 4 होगा। इस तरह से यहाँ से जो बचेगा 2 बचेगा, 2/3 हो जाएगा, और यहाँ से भी हो जाएगा 2/3। तो इस तरह से ये हो रहा है आपका 1/3, 2/3, 2/3। देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, ये थर्ड ऑप्शन आपका सही है। इस तरह से आपने देखा यहाँ पर जो कौन सा ऑप्शन सही है, ये आपका थर्ड ऑप्शन सही आंसर है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर और बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग और बात करते हैं अगले एग्जाम्पल पर। अब अगला एग्जाम्पल क्या है ये चेक कर लीजिएगा, देखिए क्या है अगला एग्जाम्पल। अगले एग्जाम्पल पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं द इक्वेशन ऑफ द लाइन, the equation of the line through point 3 2 -2 and parallel to the line joining the points ये दिया गया है। आइए इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात कर लेते हैं, इसके सॉल्यूशन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा था इक्वेशन ऑफ द लाइन,
यानी एक लाइन है ये, एक जो हमको लेना है वो ये लाइन लेनी है, और ये कह रहा है कि ये लाइन जो है कहाँ से जा रही है, 3 2 -2 से होकर के जा रही है, यही हमें फाइंड करनी है, यही फाइंड करनी है। और कह रहा है एंड पैरेलल टू द लाइन, ये पैरेलल है इस लाइन के, और ये लाइन कौन सी है, ये लाइन है जो आपका 4 -4 2 से होकर के और दूसरा ज्वाइन कर रही है, ये आपका यहाँ से 1 -2 और कॉमा -1 इसको ज्वाइन कर रही है। तो इसके जो DRS कौन से होंगे, जो इस लाइन के DRS हैं वही इस लाइन के DRS होंगे। तो DRS ऑफ लाइन कौन सा हो जाएगा, तो आप सीधा सा कर लीजिएगा, ये हो जाएगा जो आपको लाइन की बात कर रहा है वो क्या होगा, x -3 अपॉन होगा कुछ, और ये हो जाएगा y -2 अपॉन कुछ होगा, और फिर होगा आपका z माइनस और -2 है तो +2 अपॉन कुछ होगा। अब DRS यहाँ पर हमें रखने हैं, तो DRS क्या होंगे, इसके DRS की बात कर लीजिए, यहाँ से निकाल दीजिएगा DRS क्या होंगे, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 बचेगा, -4 में से -2 जाएगा तो -2 बचेगा, 2 में से -1 तो ये 3 जाएगा। ये होगा जो DRS इसके होंगे वही DRS पूरी ऊपर वाली लाइन के होंगे। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 -2 और 3। देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही है। संभवतः ये आपका जो ऑप्शन सही आ रहा है वो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन सही आ रहा है, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर जो बात करेंगे वो एंगुलर बाइसेक्टर के बारे में अभी हम लोगों को बात करनी है। एंगुलर बाइसेक्टर के बारे में हम लोगों को बात करनी है। देखिए एंगुलर बाइसेक्टर क्या होगा, एंगुलर बाइसेक्टर क्या होगा, चलिए ले लेते हैं यहाँ पर भी हम लोग एंगुलर बाइसेक्टर क्या होगा, उसके हमें DRS DCS लेने होंगे। आइए बात करते हैं एंगुलर बाइसेक्टर के बारे में। तो ये आपका होगा यहाँ से DCS ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर या DRS ऑफ, ये हम यहाँ पर लिखेंगे वो लिखेंगे DRS ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर, ये आप लिखेंगे यहाँ से DRS ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर्स, एंगुलर बाइसेक्टर्स। देखिए एंगुलर बाइसेक्टर्स क्या होते हैं, एंगुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है दो लाइन है उनके बीच में कोई एंगल होगा, दो लाइन के बीच के एंगल को जो आधा करते हुए जाएं, जो आधा करती हुई लाइन जाएंगी वो आपके बोले जाते हैं एंगुलर बाइसेक्टर्स। जैसे समझ लीजिए एक आपके पास ये लाइन आपने ले ली, दूसरी लाइन आपने ये ले ली, पहली लाइन आपने ये ले ली, दूसरी लाइन आपने ये ले ली, इसके जो DCS लिए हैं वो आपने L1 M1, N1 लिए हैं, और इस दूसरी लाइन के जो DCS लिए हैं DCS L2 M2, N2 लिए हैं। ध्यान रखिएगा मैंने DCS बोला है, मैंने क्या बोले हैं, ये DCS बोले हैं, ये आपको ध्यान रखना है, DCS बोले हैं। अब इनको आधा करता हुआ जो जाएगा, ये तो आपके पास लाइन है फर्स्ट एंड सेकंड, और इनके एंगल्स को, एक एंगल आपके पास ये है और दूसरा एंगल है वो एंगल ये है, इन दोनों को आधा करते हुए जो भी हमारे सेक्टर्स जाएंगे या लाइन जाएंगी वही एंगुलर बाइसेक्टर्स होंगे। तो चलिए इसको आधा करते हुए ये आपके पास एक ये एंगुलर बाइसेक्टर हो जाएगा और एक आधा करते हुए ये एंगुलर बाइसेक्टर्स हो जाएगा। तो ये और ये दोनों आपके पास क्या हैं, ये एंगुलर बाइसेक्टर्स हैं, एंगुलर बाइसेक्टर्स, ये एंगुलर बाइसेक्टर्स हैं, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर जो डायरेक्ट इसकी क्या वैल्यू आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे आप करेंगे तो DCS दिए हैं, यूनिट वेक्टर लेंगे, यूनिट वेक्टर लेंगे, इसके एलोंग निकाल सकते हैं पैरेललोग्राम बना करके, पैरेललोग्राम बना करके निकाल सकते हैं। तो ये L1 + L2 M1 + M2 N1 + N2 आएगा एक का, और एक का आएगा L1 - L2 M1 - M2 और N1 - N2 आएगा। अब दोनों को कंबाइन में लिखेंगे तो L1 ± L2 M1 ± M2 और N1 ± N2 लिखा जा सकता है। तो एंगुलर बाइसेक्टर्स मैंने बता दिए हैं। इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें, DCS से रिलेटेड कुछ चीज़ें, यानी इसी को हम DRS लिख रहे हैं, इसके DCS के लिए कुछ चीज़ें और भी निकल के आती हैं, वो सम रिजल्ट में आपको मिलेंगी, वो सम रिजल्ट में लिखी हुई मिलेंगी, आपके उसी में अच्छे से तैयार किए रहिएगा। चलिए अब यहाँ पर हम लोग जो बात करते हैं, ये बात करेंगे यहाँ पर DRS ऑफ
DRS of angular bisectors, angular DRS of angular bisectors, एंगुलर बाइसेक्टर्स की जो DRS होते हैं वो क्या होते हैं, L1 प्लस माइनस L2 कॉमा M1 प्लस माइनस M2 और कॉमा N1 प्लस माइनस N2। ये आपको ध्यान रखना है, ये होंगे। यदि कभी क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आप आराम से निकाल देंगे। DCS के लिए भी निकालते हैं तो वो भी निकल के आएंगे। हमने आपको बताया है कि वो आपको क्या करना है, वो आपको जो मिलेगा किस में मिलेगा, सम रिजल्ट्स के फॉर्म में आपको मिलेगा। घबराने वाली कोई बात उसमें नहीं है, घबराने वाली कोई भी बात उसमें नहीं है, ये हमने आपको बताया है। अब यहाँ पर देखिएगा, यदि हमारे पास तीन आपके पास लाइन हैं, तीन हमारे पास लाइन हैं और तीनों के लिए यदि हम म्यूचुअल परपेंडिकुलर की बात करें तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी, इस पर हम लोग बात करते हैं। तीन हमारे पास लाइन है और उसके पास म्यूचुअल परपेंडिकुलर की कंडीशन होगी तो क्या होगी, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे कंडीशन फॉर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, फॉर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। देखिए क्या होती हैं, पहले तीन लाइन लिख लीजिए, तीन लाइन हम लोग लिख ले रहे हैं। ये हमने ले लिया, चलिए x माइनस एल्फा वन अपॉन L1 इक्वल टू y माइनस बीटा वन अपॉन B1, ये सॉरी LMN के फॉर्म में लिख रहे हैं हम। तो ये हमने यहाँ पर जो लिखेंगे वो हम लिखेंगे L1 हो गया, ये हमने ले लिया M1 और इसी तरह से इक्वल टू z माइनस गामा वन अपॉन आपने लिखेंगे N1। पहली लाइन ये लिख दी। दूसरी लाइन आपने लिख दी x माइनस एल्फा टू अपॉन L2 इक्वल टू y माइनस बीटा टू अपॉन M2 इक्वल टू z माइनस गामा टू अपॉन आपने लिख दिया N2। इसी तरह से तीसरी लाइन आप लिखेंगे, तीसरी लाइन लिखेंगे x माइनस एल्फा थ्री अपॉन हो जाएगा L3 इक्वल टू y माइनस बीटा थ्री अपॉन हो जाएगा M3 इक्वल टू z माइनस गामा थ्री अपॉन हो जाएगा N3। ये लाइन है आपके पास। तब इनके लिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स की कंडीशन क्या होगी, इस पर हम लोग बात करते हैं। ये लिख लीजिएगा। तो ये क्या होता है, ये डिटर्मिनेंट लेंगे और डिटर्मिनेंट में आपका क्या होगा, ये होगा L1 M1 N1 और ये हो जाएगा L2 M2 N2 और ये हो जाएगा आपके पास L3 M3 N3 और इक्वल टू होता है ये प्लस माइनस वन, यानी प्लस वन भी हो सकता है और माइनस वन भी हो सकता है, ये ध्यान रखना है। यदि कभी कंडीशन पूछा जाता है कि ये तीनों परपेंडिकुलर हैं तो यदि ये कंडीशन होल्ड करेगा तो वो परपेंडिकुलर होगा। अभी तक एग्जाम में ये पूछा नहीं गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूछा नहीं जा सकता। आपको वेल प्रिपेयर्ड करना है, अच्छे से तैयार करना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब एग्जामिनेशन में आ जाए तो क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में। इक्वेशन ऑफ नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। इक्वेशन ऑफ नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, इक्वेशन ऑफ नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ध्यान दीजिएगा, ये भी एग्जाम में कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूछा नहीं जा सकता, बिल्कुल पूछा जा सकता है। आपको वेल प्रिपेयर्ड रहना है, तैयार करके रहना है। क्या होती है, बात करते हैं। ये होती है x अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू y अपॉन साइन थीटा। चलिए लिख लेते हैं x अपॉन कॉस थीटा। ये होती है x अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू y अपॉन होता है, वो क्या होता है, साइन थीटा होता है, y अपॉन साइन थीटा होता है इक्वल टू ये होता है z माइनस सी अपॉन जीरो। अब इसमें हम करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, इसे यदि लेना चाहें तो सीधी सी चीज़ है यहाँ पर कि ये यहाँ पर बराबर कर सकते हैं, x y इनको बराबर कर दीजिए तो ये आपका क्या रिजल्ट निकल के आएगा, ये निकल के आएगा y इक्वल टू एक्स टेन थीटा।
वाई इक्वल टू जो निकल के आएगा, ये निकल के आएगा एक्स टेन थीटा, और यहाँ पर जब इसकी बात करेंगे एंड, और साथ में ही जो आपको देगा, या कॉमा लगा दीजिए, कॉमा से हम लोग लिख देते हैं, कॉमा लगा के हम लोग कर देते हैं कि z इक्वल टू आपका हो जाएगा c। एक तो ये लाइन होती है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन की बात कर रहे हैं, एंड। चलिए दूसरी लाइन भी लिख लीजिए। ये दूसरी लाइन आपकी क्या होती है? ये होती है x cos थीटा इक्वल टू y अपॉन, यहाँ पर लेते हैं माइनस साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ पर z प्लस c अपॉन 0 ये लिया जाता है। अब इस केस में फिर यहीं पर लिखेंगे, वही चीज़ करेंगे, y इक्वल टू हो जाएगा, तो ये होगा y इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स टेन थीटा हो जाएगा, और z इक्वल टू माइनस c हो जाएगा। ये लाइंस होती हैं, ये कैसी होती है? ये आपकी जो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। अब यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन ए लाइन, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन ए लाइन। एक लाइन में हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की बात करते हैं, कितने नंबर ऑफ ये होते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स किसी लाइन में, ये हमें देखना है। देखिए बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। लाइन पहले लिख लीजिएगा। यहाँ पर यदि लाइन आप लिखते हैं तो लाइन आपने क्या ले ली? यहाँ पर लाइन आप ले लीजिए, ये होगी x माइनस एल्फ़ा अपॉन ए इक्वल टू y माइनस बीटा अपॉन बी इक्वल टू z माइनस गामा अपॉन सी। ये आप लिख लेते हैं। ये लिखने के बाद अब आप क्या करेंगे? यहाँ पर एक बार इन दोनों को बराबर करिए, एक बार इनको बराबर करिए और निकाल दीजिए क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा दिस इम्प्लाइज, यदि यहाँ से हम x की बात करें, x इक्वल टू क्या होगा? a इधर चला जाएगा और एल्फ़ा भी आपका उधर जाएगा। तो ये जो वैल्यू मिलेगी आपको, ये मिलेगी a अपॉन बी वाई मिली, a अपॉन बी वाई मिली। और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? इक्वल टू की ये इधर जाएगा, एल्फ़ा जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, एल्फ़ा प्लस का होगा, और ये आपका हो जाएगा माइनस ए बीटा अपॉन बी, ये हो जाएगा। देखिए ये एक कांस्टेंट होगा आपका, तो x इक्वल टू एक कांस्टेंट आपका ये हो जाएगा। तो x इक्वल टू इसे आप क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं ए वाई हो जाएगा, और प्लस ये एक नया कांस्टेंट हो गया b। तो यहाँ पर देखिएगा दो कांस्टेंट, एक a मिला दूसरा b मिला। सिमिलरली इसी तरह से आपका क्या हो जाएगा? इसी तरह से क्या होगा? सिमिलरली, चलिए सिमिलरली आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से y इक्वल टू जो मिलेगा, ये मिलेगा c, ये z और प्लस हो जाएगा d। अब इस तरह से यहाँ से देखेंगे जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गए, एक a हुआ, b हुआ, c हुआ, d हुआ। तो जो कोई भी आपके पास लाइन होती है वो कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रखे होती है? 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स रखे होती है। इस तरह से हम लिखते हैं लाइन हैज़ 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। यहाँ लिख दीजिएगा लाइन हैज़ 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, लाइन हैज़ 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। यानी जो लाइन रखे होती है वो 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स रखे हुए होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से आज की क्लास यहीं पर हम लोग ऑफ करते हैं। अब कल फिर हम लोग बात करेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग जो बात करेंगे वो बात किसके बारे में होगी? प्लेन के बारे में बात होगी कि क्या प्लेन होता है, कैसे कैसे फॉर्म में चलेगा। अब आगे चलिए, आज की क्लास यहीं पर हम लोग स्टॉप करते हैं। थैंक यू।